एसीएल सर्जरी के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए दोस्तों, उसके बारे में ये कंप्लीट वीडियो है। ये फेज में डिवाइडेड है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अगर ये आप सारे फेजेस करते हैं दोस्तों तो आपकी रिकवरी बिल्कुल बेस्ट होगी, वापस इंजरी के चांसेस भी नहीं होंगे। ये रिहेबिलिटेशन मैंने खुद ने और मेरे फिजियोथेरेपिस्ट, जो एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है हम लोगों का एसीएल इंजरी को ठीक करने में, बहुत सारे एथलीट्स को ट्रेन करने में, उनके द्वारा बनाया गया है। साइंटिफिकली प्रूवन है और ये इंडिया का बेस्ट रिहेबिलिटेशन कोर्स है जो आपको फ्री में हम लोग दे रहे हैं। अब ये क्यों बेटर है दोस्तों, क्योंकि ये रिहेबिलिटेशन स्ट्रक्चर्ड है। ये साइंटिफिक स्टडी है कि 60% बेटर स्ट्रेंथ आती है अगर स्ट्रक्चर्ड रिहैब। ये रिहेबिलिटेशन से आपके घुटने घिसेंगे नहीं, कट आवाज खत्म हो जाएगी, नी पेन खत्म हो जाएगा एसीएल सर्जरी के बाद, और दोबारा इंजरी के चांसेस सिग्निफिकेंटली लेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग में इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग नहीं करते, जो कि आपको मोस्टली कहीं नहीं मिलेगी इंडिया में, आपको मालूम ही नहीं है क्या होती है वो अगर आप नहीं करेंगे तो 50% ज़्यादा चांसेस रहते हैं रीटेयर। सो ये आप रिहैब शेड्यूल पूरा देखिए और एक्सरसाइज कीजिए, आप अपनी सर्जरी से फटाफट ठीक होइए। अगर इसमें आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है बहुत सारे लोगों के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे और मेरी टीम ऑनलाइन आपको पूरा रिहेबिलिटेशन करा सकती है। आज ही संपर्क करें। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी, पूरे प्रोसेस समझाने वाली हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद रिहैब प्रोसेस के दौरान। शुरू करने से पहले 2 बातें ज़रूर समझ लें। आपकी रिकवरी और टाइमलाइन डिपेंड करती है आपकी इंजरी और सर्जरी पे। उदाहरण के तौर पे जानें, अगर आपकी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के साथ मेनिस्कस रिपेयर भी परफॉर्म किया गया है तो जो अर्ली स्टेज रिहेबिलिटेशन है वो थोड़ा डिले हो जाएगा, जो सिर्फ एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद जो रिहैब प्रोसेस होता है। दूसरी बात है, किस एक्सरसाइज को किस टाइम पे प्रोग्रेस करना है वो डिपेंड करता है आपके सर्जन एंड सर्जरी के प्रोटोकॉल पर। जैसे कि अगर आपकी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट से परफॉर्म की गई है तो हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग थोड़ी डिले हो जाएगी। अगर आपकी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी पेरोनियस लॉन्गस से परफॉर्म की गई है या क्वाड्रिसेप्स टेंडन से परफॉर्म की गई है या आपकी बोन पटेलर टेंडन ग्राफ्टिंग के थ्रू किया गया है, सो जहाँ से ग्राफ्ट लिया गया है और जिस टेक्निक के थ्रू ऑल इनसाइड फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस के द्वारा एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किया गया है या नॉर्मल स्क्रू मेथड के थ्रू किया गया है, तो आपके सर्जन ने किस तरीके की सर्जरी की है उस पर भी डिपेंड करता है एक्सरसाइज का प्रोग्रेस करना। इन 2 बातों के साथ एक बात और आपको ध्यान रखना है कि डू नॉट कंपेयर योर रिकवरी विद एनी अदर पर्सन। सबकी रिकवरी अलग होती है, डिपेंड अपॉन द सर्जरी, टाइम ऑफ द सर्जरी, हिस्ट्री ऑफ इंजरी, एज ऑफ द पेशेंट, जेंडर ऑफ द पेशेंट, एथलेटिक पर्सन है या नॉन एथलेटिक पर्सन है। अब हम कुछ रिसर्च पेपर के बारे में बात करेंगे ताकि आप समझ सके कि एसीएल रिहेबिलिटेशन सर्जरी के बाद कितना इंपॉर्टेंट मायने रखता है आपकी रिकवरी के लिए। रिसर्च एडन 2014, विगिंस 2016 एंड वेबस्टर एंड फेलर 2019। ये 3 रिसर्च पेपर हमें 3 बड़ी बातें बताती हैं। रिसर्च 2014 बाय एडन, केवल 55% लोग एसीएल सर्जरी के बाद कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में लौट पाते हैं। रिसर्च विगिंस 2016 हमें ये बताता है कि अगर 25 साल से कम उम्र का एथलीट है तो 4 में से सिर्फ 1 एथलीट हाई रिस्क स्पोर्ट्स में वापस लौटते हैं तो उन्हें सेकेंड एसीएल इंजरी हो सकती है। थर्ड बाय वेबस्टर एंड फॉलर 2019, प्री इंजरी स्पोर्ट्स लेवल पर जो लौटने की उम्मीदें हैं वो अक्सर पूरी नहीं हो पाती हैं। सिर्फ 30 से 40% जो लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशन मैच हो पाती है प्री इंजरी लेवल पर। इन 3 इम्पॉर्टेंट कारणों की वजह से हमें अपने रिहैब में 7 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और मिस्टेक नहीं करना चाहिए, वो हम आगे बात करेंगे। फंडामेंटल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रिंसिपल को अपने रिहैब में फॉलो ना करना। स्क्वाट और स्प्लिट स्क्वाट जैसी हैवी वेट ट्रेनिंग अगर आपके रिहैब में इंक्लूड नहीं की गई है तो आपकी जो ट्रेनिंग और रिहैब है वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। सेकंड, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस को इग्नोर करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी रिहैब में कार्डियो रेस्पिरेटरी जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइजेस इंक्लूड करें अर्ली स्टेज से और इसको प्रोग्रेस करें लेट स्टेज तक। थर्ड, फंक्शन एसेस करने के लिए सही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का इस्तेमाल नहीं करना। आपका थेरेपिस्ट सिर्फ हाथ लगा के आपकी क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेंथ मेज़र नहीं कर सकता है। असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मसल स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो जनरली सभी लोग बहुत गलती करते हैं रिहैब के दौरान,
टाइमलाइन बेस्ड डिसीजन लेना कि 3 महीने हो गई है तो आप रनिंग कर सकते हो, इसलिए जल्दीबाजी नहीं करें। प्रॉपर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बाद ही किसी भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ में वापस लौटें। रिटर्न टू स्पोर्ट्स इंजरी प्रायर लेवल पे जाने के लिए कम से कम 9 से 12 महीने का इंतज़ार करें ताकि री इंजरी ना हो, वो भी प्रॉपर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बाद और आपके डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरोकॉग्निटिव इफेक्ट्स ऑफ योर रिहैब को नज़रअंदाज करना। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप न्यूरोकॉग्निटिव जो भी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है रिहैब के दौरान उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करें और आपके रिहैब प्रोसेस में उसको इंक्लूड करें। नेक्स्ट मिस्टेक है जो बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है रिहैब के दौरान, लोग रिपीट करते हैं, अनइंजर्ड लेग को ट्रेन नहीं करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अनइंजर्ड लेग को भी साथ ही साथ ट्रेन ज़रूर करें, क्योंकि डिसयूज़ के कारण उसकी भी मसल वीकनेस हो जाती है और एक ओवर यूज़ इंजरी लगातार बनी रहती है। 7 मिस्टेक इज़ रिहैब में रश करना एंड ओवर कॉम्प्लिकेट करना। सो आपको रिहैब में स्किप नहीं करना है और जल्दीबाजी नहीं करना है नेक्स्ट स्टेप पर आने के लिए। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप बेसिक्स पे स्टिक रहना है, बेसिक्स को क्लियर करोगे तभी नेक्स्ट स्टेप पे जा पाओगे। सो ये 7 मिस्टेक्स हैं जो जनरली इंडिविजुअल द्वारा की जाती है ACL रिहैबिलिटेशन के दौरान। अब हम स्टार्ट करेंगे अर्ली स्टेज लेट स्टेज तक एंड रिटर्न टू स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग तक। सो अर्ली स्टेज में जिन प्राइमरी गोल्स का ध्यान रखना है, सो प्राइमरी गोल इज़ टू कंप्लीट योर नी एक्सटेंशन रेंज ऑफ मोशन। नेक्स्ट, कंप्लीट योर फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन, गेट नॉर्मलाइज करना, स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना, और लास्ट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रिसेप्स फंक्शंस एंड क्वाड्रिसेप्स मसल की एक्टिवेशन को मेंटेन करना। अर्ली स्टेज रिहैब नी एक्सटेंशन रेंज रिस्टोर करने के कुछ तरीके। सबसे पहले एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे हील प्रॉप। सुपाइन लाइंग पोजीशन में लेटना है, हील सपोर्टेड रखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ। इस पोजीशन को होल्ड करना है 5 से 10 मिनट के लिए और प्रोग्रेस करेंगे विद वेट इफ़ यू आर कंफर्टेबल। ये एक्सरसाइज, ये पोजीशन अनकंफर्टेबल हो सकती है बट अनबेरेबल नहीं होनी चाहिए। सो एक्सरसाइज को टॉलरेट करना है और प्रोग्रेस करना है विद 1 to 2 kg वेट कफ जस्ट अबव योर नी एंड जस्ट बिलो योर पटेला पोजीशन। होल्ड करेंगे थ्रू आउट द डे, दिन में 3 से 5 बार करेंगे। हील प्रॉप कंफर्टेबल है तो वेट प्रोग्रेशन करेंगे ऑन अ बॉक्स, हील सपोर्टेड विद अ स्टूल एंड यू हैव टू सिट ऑन द एज ऑफ द बॉक्स। नी पे आप वजन को लटका सकते हो 4 to 6 kg ऑफ द केटल बेल एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट जो भी अवेलेबल है। होल्ड करेंगे पोजीशन को सेम 5 to 10 सेकेंड जब तक बेयरेबल हो सकता है, जब तक बेयर कर सकते हो। एंड इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे दिन में 3 से 5 बार। ये एक्सरसाइज का प्रोग्रेशन भी अगर आप कंफर्टेबल हो के टॉलरेट कर पा रहे हो तो सीटेड पोजीशन में टर्मिनल नी एक्सटेंशन के लिए प्रोग्रेस करेंगे। सीटेड पोजीशन में आपको एक स्ट्रेप लेना है, हील को प्रॉप करते हुए, नी को प्रेस डाउन करते हुए अपनी तरफ खींचना है, 20 to 30 सेकेंड होल्ड करना है। एटलीस्ट 8 से 10 रिपीटेशन करते हुए दिन में 3 से 5 बार करेंगे। एक्सटेंशन रेंज को प्रोग्रेस करते हुए साथ ही साथ आपको क्वाड सेट्स भी परफॉर्म करना है। स्टार्ट करेंगे स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज के साथ। क्वाड सेट्स आपको हर दिन होल्ड करना है। स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज में सुपाइन लाइंग में लेटना है, एक टॉवल रोल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को रोल करते हुए घुटने के नीचे रखेंगे। प्रेस करेंगे क्वाड कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करते हुए, क्वाड्रिसेप्स मसल को स्क्वीज करते हुए। इनिशिएट करेंगे विद 10 सेकेंड होल्ड एंड प्रोग्रेस करेंगे विद 20 सेकेंड होल्ड। 10 reps 3 सेट्स करते हुए थ्रू आउट द डे हर 2 से 3 घंटे में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। सुपाइन लाइंग स्टैटिक क्वाड्स करते हुए प्रोन में स्टैटिक क्वाड्स को भी परफॉर्म करेंगे। सेम इनिशिएट करेंगे 10 सेकेंड, प्रोग्रेस करेंगे विद 20 सेकेंड होल्ड विद क्वाड स्क्वीज करते हुए। 10 reps करना है, 2 to 3 आवर में परफॉर्म करते हुए जाएंगे। इंटेंसीफाई करेंगे एक्सरसाइज को और भी बाय यूजिंग अ स्ट्रैप इन सीटेड पोजीशन। सीटेड पोजीशन में बैठना है एज ऑफ द बॉक्स पे। स्ट्रैप को यूज़ करते हुए हील को प्रॉप करेंगे अपनी शिन की तरफ। कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करेंगे, क्वाड्स कॉन्ट्रैक्शन को 20 सेकेंड होल्ड, 10 reps थ्रू आउट द डे, दिन में हर 2 से 3 घंटे में परफॉर्म करना है। अदर क्वाड सेट्स एक्सरसाइज है 180 डिग्री स्टैटिक क्वाड्स अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल के साथ आपको खड़े होना है। क्वाड सेट्स कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करते हुए 10 to 20 सेकेंड, 10 reps 2 सेट्स हर 2 से 3 घंटे में दिन में परफॉर्म करेंगे। क्वाड फंक्शन को इम्प्रूव करने से जो पहला माइलस्टोन जुड़ा है वो है आपका स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइज यानी कि SLR। अगर आप स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइज कर पा रहे हो बिना नी को बेंड किए, सीधा सीधा पैर आप हवा में उठा के होल्ड कर पा रहे हो,
तो इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करेंगे इन 3 डिफरेंट वे। स्ट्रेट लेग रेस, ऑन योर स्टमक, ऑन योर बैक एंड इन साइड लाइंग पोजिशन। इन तीनों एक्सरसाइज को प्रोग्रेस कर सकते हैं विद वेट कफ ऑन योर एंकल, विद 1 to 2 kg वेट कफ। और इसके बाद भी अगर आप कंफर्टेबल हो तो स्ट्रेट लेग रेस को प्रोग्रेस कर सकते हैं वेट के साथ साथ बैंडेड भी, यानी कि रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी। एक्सटेंशन रेंज एंड क्वाड्रिसेप्स को इम्प्रूव करते हुए आपको फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन भी रिस्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे सीटेड सपोर्टेड नी बेंडिंग। सीटेड पोजीशन में एज ऑफ द बॉक्स और एज ऑफ द बेड पे आपको बैठना है। नॉन ऑपरेटेड लेग के सपोर्ट से नी फ्लेक्शन को परफॉर्म करना है। 10 reps 2 sets हर 2 से 3 घंटे में थ्रू आउट द डे आपको परफॉर्म करना है। सीटेड नी बेंडिंग अगर आप कर पा रहे हो तो वॉल स्लाइड्स के साथ प्रोग्रेस करेंगे। सपोर्टेड विद अदर लेग 10 reps 2 sets एंड प्रोग्रेस करेंगे वॉल स्लाइड्स को इन सुपाइन लाइंग पोजीशन। सुपाइन लाइंग पोजीशन में स्ट्रैप के साथ सपोर्टेड नी बेंडिंग करेंगे एंड वीक बाय वीक, डे बाय डे आपको रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करना है। इन सभी रेंज ऑफ मोशन को आपको 4 to 6 वीक में, यानी कि एक्सटेंशन रेंज ऑफ मोशन एंड फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन को 4 to 6 वीक में कंप्लीट करना है आफ्टर सर्जरी। सो हिल स्लाइड परफॉर्म करेंगे सुपाइन लाइंग पोजीशन में, और सीटेड पोजीशन में भी आप कर सकते हो। सुपाइन पोजीशन एंड सीटेड पोजीशन में हिल स्लाइड्स को परफॉर्म करेंगे। जैसे ही रेंज इंप्रूव होता है और आखिरी का 10 से 15 डिग्री रेंज आपको और भी बचा है इम्प्रूव करने के लिए, आप इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करेंगे प्रोन लाइंग पोजीशन में। सो प्रोन में ऑन योर स्टमक सपोर्टेड आपको नी बेंडिंग करना है। 10 reps 2 sets हर 2 से 3 घंटे में थ्रू आउट द डे। नी फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन को एंड रेंज में कंप्लीट करने के लिए आप साइकिलिंग इंक्लूड कर सकते हैं, जिसे स्टेशनरी बाइक भी कहते हैं। हाफ रिवोल्यूशन यानी कि आधा आपको सर्कल में मूव करना है विद मैक्सिमम हाइट ऑफ द साइकिल। जैसे ही आप कंफर्टेबल हो जाते हो साइकिल की हाइट आपको स्टेशनरी बाइक की हाइट कम कर देनी है। मिनिमम हाइट के साथ एंड फुल रिवोल्यूशन के साथ आपको स्टेशनरी बाइक पे साइकिलिंग करना है एटलीस्ट 8 से 10 मिनट्स एंड ट्वाइस अ डे। ये सारे फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन को रिस्टोर करने के तरीके अगर आप कंफर्टेबल होके कर पा रहे हो तो जो लास्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा आपका वज्रासन। क्वाड्रीपुट टू वज्रासन में, यानी कि आपको हिप से हील पे बैठना है। स्टार्ट करेंगे पिलो के साथ और धीरे धीरे पिलो सपोर्ट हटा देंगे, और इसको भी प्रोग्रेस करेंगे डबल लेग से सिंगल लेग की तरफ। लेटर स्टैटिक क्वाड्स एक्सरसाइज आप आराम से कर पा रहे हो, SLR अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, तो ऑफ लोडेड से लोडेड पोजीशन में आएंगे, यानी कि वॉल सेटअप एक्सरसाइज चालू करेंगे। वॉल सेटअप में भी होल्ड को धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद 5 to 10 सेकेंड होल्ड एंड धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे विद 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड ऑफ आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स वॉल सेटअप होल्ड। इसको आप प्रोग्रेस कर सकते हो सपोर्टेड स्क्वाट, एयर स्क्वाट एंड स्टेप अप एक्सरसाइज के साथ। ये सारी एक्सरसाइजेस आपकी जो क्वाड्स फंक्शन है उसको और इम्प्रूव करेगी। नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा अर्ली स्टेज में टू नॉर्मलाइज योर वॉकिंग एंड गेट पैटर्न, जिसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप टर्मिनल नी एक्सटेंशन रेंज एंड क्वाड्रिसेप्स की जो एक्टिवेशन है उसको काफ़ी इंप्रूव करें। सबसे पहले आप सिंगल लेग स्टैंड बैलेंस प्रैक्टिस कर सकते हो। एटलीस्ट 60 सेकेंड होल्ड करना है सिंगल लेग अफेक्टेड लेग पे होल्ड। इस एक्सरसाइज को प्रोग्रेस कर सकते हैं ओपन आइज टू क्लोज आइज में। आँखों को बंद करके इस पोजिशन को होल्ड करना है और बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस करना है। गेट पैटर्न को और भी नॉर्मलाइज करने के लिए ऑब्स्टिकल वॉकिंग प्रैक्टिस करेंगे एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। स्टार्ट विथ 1 स्टेप एट अ टाइम, यानी कि एक बॉक्स में एक पैर रखेंगे, देन उसी बॉक्स में दूसरा पैर रखेंगे एंड प्रोग्रेस करेंगे 1 स्टेप एट अ टाइम एंड दूसरा स्टेप दूसरे आपको बॉक्स में रखना है। इस तरीके से ऑब्स्टिकल वॉक को प्रोग्रेस करेंगे। धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाते हैं तो रिवर्स ऑब्स्टिकल वॉक आपको प्रोग्रेस करनी है। सो गेट पैटर्न के सारे एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करने के बाद आप टर्मिनल नी एक्सटेंशन पे भी काफ़ी फोकस करना है, जिसके लिए आप बैंडेड स्टैंडिंग टर्मिनल नी एक्सटेंशन परफॉर्म कर सकते हो। वो आपकी क्वाड कॉन्ट्रैक्शन एंड टर्मिनल रेंज ऑफ योर एक्सटेंशन रेंज के लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन है। 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, आइसोमेट्रिक होल्ड करेंगे, 10 reps करेंगे, 2 sets करेंगे और हर 2 से 3 घंटे में आपको ये एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 से 5 बार दिन भर में आपको ये परफॉर्म करनी है। एंड ऑफ द डे आपको ये मॉनिटर करना है कि जो आपका नी है वो कभी कभी स्वेलन एंड फ्लेयर अप हो सकता है। उस टाइम पे जो एक्सरसाइज है उसको इंटेंसीफाई नहीं करें, उसको घटाएं। अगर एक्सरसाइज में आप कंफर्टेबल हो, बेटर फील कर रहे हो तो स्मॉल प्रोग्रेशन को कंटिन्यू रखें, बट मेक श्योर करें कि मसल सोरनेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम जॉइंट
सोरनेस। सो अगर मसल सोरनेस है, एक्सरसाइज का रिस्पॉन्स मसल सोरनेस होता है, स्वेलिंग डे बाय डे नहीं बढ़ रहा है, पेन डे बाय डे नहीं बढ़ रहा है, तो यानी आपकी बॉडी उस एक्सरसाइज को अडेप्ट कर रही है। अगर किसी भी एक्सरसाइज को प्रोग्रेस करने के बाद सोरनेस, जॉइंट सोरनेस एंड डिस्कम्फर्ट कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट द टाइम एंड डे, मेक श्योर करें कि जो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और वेट है उसको थोड़ा स्लो डाउन करें जब तक आपको बेटर फील नहीं होता है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट स्मॉल प्रोग्रेशन, मेक श्योर करें कि कंटिन्यू रखें थ्रू आउट द वीक।